करेगा और अमेरिका मेरी मदद कर सकता है। तो मुझे लगता है कि किरोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, ये जो घटना है इससे लगता है कि जो उकसावे की बात आती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पड़ोसी किसी को भी बांस पे चढ़ा देते हैं और फिर साइड में हट जाते हैं, भैया तू जाने तेरा बांस जाने। वो कुछ अभी स्थितियां होंगी कि हर आदमी कभी भी ऐसे युद्ध की ओर कदम बढ़ाने से पहले सोचेगा कि मेरी ताकत क्या है और सामने वाले से क्या मैं टेबल टॉक करके इसको खत्म कर सकता हूँ। देखिए योगेंद्र जी, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो इस स्थिति का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रशिया ने किया है, जो कि वार नहीं कहते हैं वो, तो उसका कारण क्या है, क्यों हुआ? तो 2014 और 15 में मिन्स्क एग्रीमेंट 1 और 2 हुए थे, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर मिन्स्क एग्रीमेंट्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि पश्चिमी देश हैं, वो ये चाहते थे कि रशिया के दरवाजे के ऊपर हम पहुंचे, किसी न किसी रूप में रशिया को कॉर्नर करें। तो वेस्टर्न कंट्रीज का, नेटो कंट्रीज का अपना हित था, उसमें कोई बुरा नहीं, हर देश का अपना हित होता है, उनका भी अपना हित था। तो मिन्स्क एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया और पुतिन ने कहा कि जो रशियन स्पीकिंग है उनका जेनोसाइड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रशिया के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, जो स्थिति आई, रशिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये पूरा इतिहास हमें बताता है पिछले 75 साल का, कि जहां जहां भी छोटे से देश में भी अगर किसी का मिलिट्रीली इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। अमेरिका वियतनाम में, कोरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में रिसेंटली 20 साल रह के भी नेटो ने वहां अफगानिस्तान में शांति नहीं स्थापित कर सके। तो मिलिट्री का काम है बॉर्डर पे लड़ना, और बॉर्डर से इंटीरियर में जाती है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही यूक्रेन में हुआ है। आज यूक्रेन की लगभग 25% जनता डिस्प्लेस हो गई है, 3.5 मिलियन तो बाहर चले गए हैं, पोलैंड और हंगरी वगैरह दूसरे देशों में। अमेरिका ने भी कहा कि हम लगभग 1 मिलियन को वहां पे देंगे, शरण देंगे हमारे यहाँ। तो ऐसी स्थिति में इतनी जनता का डिस्प्लेसमेंट होना, ये बहुत बड़ा बर्बादी की स्थिति है। लेकिन अभी भी पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि हम नेटो की तरफ से इसको मदद करते रहेंगे, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो, और बार बार नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का जेलेंस्की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन नेटो उससे बच रहा है। तो किसी भी रूप में डायरेक्ट इन्वॉल्व नेटो नहीं होना चाहता। वो जानते हैं कि नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब थर्ड वर्ल्ड वार, और थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब डैमेज इतना होगा कि ये प्लानेट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता। लेकिन नेटो का, और विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन का, क्योंकि नेटो में भी 2 तरह के ओपिनियन है। जो यूरोपियन देश हैं वो कुछ उदार हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह समझौता हो, और पहले भी जर्मनी को उसने प्रिवेंट करने की कोशिश की, ये स्थिति नहीं आए। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की जिद की वजह से ये स्थिति और खराब हुई है। तो वो ये चाहते हैं कि रशिया को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए। लेकिन केवल रशिया कमजोर नहीं रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, क्योंकि दुनिया में पहले तो पेंडेमिक आया, दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हुई। अब मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगा, सब देश अपने जो सामाजिक विकास के कार्यक्रम है, शिक्षा स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, उन पे खर्च नहीं करके मिलिट्री पे खर्च करेंगे। तो मिलिट्री पे स्पेंडिंग बढ़ेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब भी होगी, और जो पैसा जन सामान्य के कल्याण के लिए लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। तो सैंक्शन लगाने से भी केवल रशिया कॉर्नर में नहीं आएगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। दूसरा, चीन की बात कहते हैं। चीन ने अभी, रशिया ने जो प्रपोजल रखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रशिया ने सीज फायर की बात की, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस की बात की, लेकिन सबने उसका बायकॉट किया। इंडिया भी एब्सेंट रहा, चाइना ने समर्थन किया, और इस आधार पे किया कि हम सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं, सीज फायर हो सकता है। तो चाइना अभी भी होपफुल है कि सीज फायर हो जाए। तो मुझे लगता है कि रशिया सीज फायर करने को तैयार है, लेकिन नेटो देश हैं वो ये नहीं चाहते कि अभी इस स्थिति में कोई सीज फायर हो। और अगर नेटो वाले नहीं चाहेंगे तो हालात और खराब होगा। जब तक कीव पे पूरी तरह कब्जा नहीं होगा रशिया का, तब तक होगा। और कीव में रशिया कोई अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहता, वो ये चाहते हैं कि रिजीम बदल जाए और नया रिजीम आए, नया चुनाव हो जाए और नई सरकार बन जाए। रशिया कब्जा नहीं करना चाहता, ये रशिया का इंटेंशन मुझे नहीं लग रहा। वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास, वापस लौटूंगा आपके पास में। करमवीर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। सर आपके पास में आना चाहूंगा, 1 महीना युद्ध को हो गया,
और इसकी कई चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, क्योंकि नाटो की भूमिका, अमेरिका की भूमिका, क्योंकि बाइडेन के सामने दो बड़ी चुनौतियां आई हैं। पहले तालिबान का जो अफगानिस्तान पे कब्जा, और उसके बाद ये दूसरा अभी ये यूक्रेन और रूस युद्ध। तो बाइडेन साहब के भी एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी बड़ी परीक्षा रही है, और इस परीक्षा में मैं बहुत ज्यादा उन्हें अंक नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि जिस तरह से बातें कही जा रही थी और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, एक महीना किसी मुल्क में युद्ध का खींचना और किसी परिणाम पे नहीं पहुंचना, सिवाय दोनों तरफ से तबाही, जिसमें यूक्रेन की ज्यादा हो। नाटो अभी तक भी बातें करा जा रहा है कि हम बिल्कुल ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, और किसी परिणाम पे नहीं, मतलब रसिया के सामने को प्रेशर। और ये एक ऐसे पॉइंट पे आकर के ये वॉर आ चुका है, या कहें कि सेना का जो एक वहां पे ऑपरेशन है वो ऐसे मोड पे आ गया है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रसिया हटने को तैयार है, परेशान दोनों हो चुके हैं, ये तय है। तो ऐसी पोजीशन में सर क्या लगता है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर टेबल टॉक के अलावा कोई चारा नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, जब पहले ये हमला हुआ उस समय हमने इसी प्रोग्राम में जब बातचीत किया था, तो सब यही मान रहे थे कि 5 दिन में, 6 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में ये वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि 1 महीने तक यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने डटा रहेगा। जाहिर सी बात है, रशिया की भी अपने लिमिटेशंस हैं, यूक्रेन की भी लिमिटेशंस है। यूक्रेन तो पहले से कमजोर था, पहले से इतना एक्सपोज था रशिया के सामने, फिर भी वह 1 महीने तक डटा रहा। चाहे उसकी बहादुरी कहो, चाहे ये कहो कि यूरोप के देशों से, अमेरिका से उसको हथियार मिलते रहे, लेकिन फिर भी सिविलियंस हथियार लेकर के रशियन आर्मी के सामने खड़े रहे। ये रशिया ने इमेजिन नहीं किया था। अब आप देखेंगे पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने जेलेंस्की के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि जेलेंस्की जो है वो सीरियस नहीं है, जो है कि बातचीत के माध्यम से हल निकले। यानी कि अब रशिया भी चाहता है कि किसी तरह से जल्दी से समस्या का समाधान निकले, क्योंकि उसको भी इतना भारी नुकसान हो रहा है। तीसरा पॉइंट, दुनिया के सारे थे पहले सोचने लगे कि सब देशों को जो है सब एक लामबंद हो जाएंगे रशिया के खिलाफ और इस तरह का एकजुटता देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं देखने को मिला। दुनिया के देश सब बटे हुए, सब, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। खुद यूरोप के देश जो है वहां 1/3 जो है नेचुरल गैस का सप्लाई वो रशिया से होता है। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, देखो आज की ही बात है, आज व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और बाइडेन का है। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग 2 चीजों पे कोशिश करेंगे कि यूरोप का जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर गैस के लिए, उसको रिड्यूस किया जाए, अमेरिका और सप्लाई करेगा, और आपकी जो गैस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी, यानी कि क्लीन एनर्जी को आप बढ़ावा दें। तो ये सब करने में, जैसे भगवान दास जी ने भी कहा, 2 से 5 साल तक का पीरियड लगता है, ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला नहीं है। तो ना तो यूरोप के देश पूरी तरह से सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर, क्योंकि उनके बीच में हित जुड़े हुए हैं। तो बाइडेन ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक तरह से रशियन ब्रुटलिटी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सब देशों के अपने हित जुड़े हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, थाईलैंड जो है, वहां के अखबार में एक स्टेटमेंट किया मैं देख रहा था, तो उसने कहा कि इस सब की वजह से ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो है थाईलैंड में जो टूरिस्ट आते थे वो रशिया से, यूक्रेन से, इन देशों से आते थे, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही। सब देशों को अपने हितों की चिंता है, भारत को अपने हितों की चिंता है, दुनिया के देशों को। और इसका नतीजा आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कल ही जो है वोटिंग हुआ, यूक्रेन का एक प्रस्ताव आया, उस वोटिंग के ऊपर 140 मेंबर जो है उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया, 38 जो मेंबर्स थे उन्होंने वो एब्सेंट रहे, और 5 जो है वो फेवर में, यानी कि 43 कंट्री ऐसे हैं जो नहीं, इसमें एक तरह से यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहते खुल करके ना, या कोई एब्सेंट रहना चाहते, यानी कि उनके हित जो है वो रशिया से जुड़े हुए हैं। सो रशिया जैसा सोच रहा था अमेरिका की पूरी दुनिया में आइसोलेटेड हो जाएगा, रशिया आइसोलेटेड नहीं हुआ, उसकी इकोनॉमी जरूर कमजोर हुई है दुनिया, लेकिन सब क्योंकि अपने अपने हितों पे बटे हुए हैं, और इसका नतीजा ये है कि जो तबाही और विनाश वो यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल वही बात है करमवीर जी, निश्चित रूप से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध बहुत सारी चीजें एक सबक देकर के जाएगा, एक लेसन देकर के जाएगा। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि चाहे नाटो हो या अमेरिका हो, अगर खासकर रसिया के साथ ही या दूसरे मुल्कों के साथ में, अगर कहीं चाइना के साथ में अगर अमेरिका की कोई बात होती है, तो पड़ोसी मुल्क जो भी हों वो पहले अपना हित देखेंगे। वो ऐसे चक्कर में नहीं आएंगे कि हाँ हमें किसी उलझन में उलझना पड़े या फिर हम तलखी हमारी ओर से बढ़ाने की कोशिश करें। ये सब नहीं होगा, क्योंकि युद्ध की विभीषिका जो हम देखते हैं वो बड़ी
घातक होती है। और जो लोगों से हम कमेंट सुन रहे हैं, चर्चाएं सुन रहे हैं, वो सबके सामने हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत ही स्थितियां विकट होती हैं। युद्ध कहें कि एक छोटे से कोई झगड़े को भी झेलता है तो उसकी स्थितियां क्या बनती हैं। दो परिवारों के बीच भी होता है तो दोनों तनाव में आते हैं। दो मुल्क हैं और 1 महीने से किसी देश पे अटैक होना, उसे वो अपने उससे डिफेंस में अपनी ताकत दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसको हम मान करके चल रहे थे। हर आदमी यही कह रहा था कि 5 दिन मैक्सिमम 1 वीक युद्ध का फैसला होगा, और अभी दी एंड दिखाई नहीं दे रहा है। हमले जारी हैं और यूक्रेन उन हमलों का जवाब भी दे रहा है। लेकिन हम गुजारिश करेंगे, दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ये सॉल्यूशन हो और दोनों को ही समझ आए, इस युद्ध को खत्म करें। क्योंकि अगर कहीं पे भी दो मुल्कों के बीच में अगर लड़ाई है, हम चाहे कोसों दूर बैठे हुए हों, लेकिन पूरी दुनिया या कहूं कि विश्व की जो बरादरी है वो उससे प्रभावित होती है, चाहे उनके हितों के जरिए हो या फिर उन एक मानवता के नाते हो। अगर इतने लोग बेरोजगार होते हैं, वो तबाह होते हैं, तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुल्कों पर वो भार आता है। या कहूँ एक मानवता के नाते आप उन्हें अडॉप्ट करते हैं या अपने यहाँ पे शरण देते हैं, तो उस देश का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उस पर इकोनॉमी पे भी असर आएगा, वहाँ के रोजगार के संसाधनों पे भी असर आएगा, उनके संसाधनों पे भी असर आता है। तो कोशिश यही हो कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, प्रयास तो उन दोनों मुल्कों को करना है या फिर जो रणनीतिकार हैं दोनों के, उनको करना है। लेकिन ये तय है कि दोनों ही तरफ बड़ी मुश्किल स्थिति है। पुतिन भी जो सपोर्ट मान करके चल रहे थे कि हर रूसी मेरे पीछे खड़ा होगा, मुश्किल है। उनके अपने मिनिस्टर से उनका साथ छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं चीजें, उसको हम इंगित कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर हम बात करेंगे 1 महीने से चल रहे युद्ध की, यूक्रेन और रसिया युद्ध। 1 महीना, 24 फरवरी को ये युद्ध का आगाज हुआ और 25 मार्च यानी कि पूरा 1 महीना गुजर चुका है। बहुत कुछ खोया, लेकिन हम जब चर्चा कर रहे थे जिस दिन युद्ध हुआ था, तो ये माना जा रहा था कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। यूक्रेन की आबादी कितनी सी है, यूक्रेन के पास में संसाधन कितने हैं, कितने टाइम्स बेहतर पोजीशन में रसिया है। लेकिन और जिस नेतृत्व को हम एक कॉमेडियन की तरह मान के चल रहे थे कि कहां पंगा ले लिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रसिया ने भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन इतनी जिद के साथ में युद्ध लड़ सकता है। ये बात अलग है कि उसकी आबादी का कितना हिस्सा, 10वां हिस्सा से भी ज्यादा लोग इधर उधर चले गए, कोई बेघर हो गए, कोई दूसरे मुल्कों में चले गए। जो प्रवासी वहां रह रहे थे अपने रोजगार के लिए, स्टडी के लिए, उन लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने लोग हताहत हो गए, कितने टैंक्स बर्बाद हुए हैं, कितने हमले हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके मायने 1 महीने में है। युद्ध एक ऐसी स्थिति बना हुआ है कि बहुत सारी इससे गलतफहमियां भी दूर हो गई। और युद्ध अगर कोई भी दूसरा मुल्क किसी के साथ भी करता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हम किसी को इतना हल्के में नहीं आंकना चाहिए कि क्या आपकी इंपॉर्टेंस है। और लंबा अगर युद्ध चलता है तो आप इंटरनल यानी कि आप अंतरिम रूप से भी अपनों से ही उस गुनाह के गुनहगार बन जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्योंकि धमाके कोई सुनना पसंद नहीं करता है, ठीक है, एक्सरसाइज में सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन और जहां पे सिमिलर लैंग्वेज या मदर टंग हो तो वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं किसी से कहूँ कहीं पे झगड़ा हो रहा है कि मैं कहूँ राम राम सा, तो सामने वाला भी यही बोल रहा है, कोई दूसरी भाषा नहीं बोल रहा है, तो दिल किसी का एक होता है। मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे कि रूसी सैनिक हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, वो सैनिक टूटते दिखाई दे रहे हैं, या यूक्रेन के लोग हैं वो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, फौज में भी जो लोग होते हैं वो भी इंसानी होते हैं, हम में से ही निकल करके जाते हैं। दिल सब में होता है, आत्मा सब में होती है।
ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े थे जब पहली मर्तबा। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में जुड़े, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ पहले जुड़े। 1 महीना पूरा होने के बाद हम लाजमी समझते थे कि एक बार चर्चा करें क्या वास्तव में इस युद्ध के क्या परिणाम आ सकते हैं। अब तो मार्केट भी जो उछाल पहले था वो मुझे लगता है कि काफी सहज हो गया। लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। जो यूक्रेन पे जिस गेहूं को लेकर के डिपेंड थे या दूसरे ये कहूं कि मिनरल्स को लेकर के डिपेंड थे, और दूसरी जगह से तलाश शुरू हो गई क्योंकि भंडार बहुत सारी जगह हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस क्या चली गई थी, लोहे की क्या जा रही थी, धीरे धीरे डाउन भी आ रहे हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट जो आ रहे थे युद्ध के दूसरे मुल्कों में वो भी थोड़े डाउन होने शुरू हुए हैं। मैं भगवान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, सेना के पूर्व अधिकारी हैं। सर, किसी ने सोचा था कि इतना लंबा युद्ध चलेगा? क्योंकि रसिया के साथ भी आप लोगों की एक्सरसाइज चली है, यूक्रेन की एक्सरसाइज अगर आप लोगों के साथ नहीं हुई तो उसके एक्सरसाइज से काफी आप उसको जानते होंगे कि कितनी ताकत है। हम सब लोगों ने भी देखा, लेकिन युद्ध बहुत लंबा खिंचा है और ये लंबा युद्ध खिंचना यूक्रेन के लिए तो निश्चित रूप से मुश्किल है ही, लेकिन रसिया के लिए भी मुश्किल होती जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। तो सर, 1 महीने का जो रहा ये किस तरह से देखा जाए? सोचा था हमने कितना लंबा चलेगा ये? देखिए, जहां तक मेरा अंदाज है और जो स्थिति आज बनी हुई है, नो विन सिचुएशन फॉर किसी दोनों के लिए। कोई सा भी इसमें ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं जीत गया या मैं हार गया। लेकिन नुकसान जो हुआ है वो रशिया का भी बहुत हुआ है, लेकिन रशिया का तो इक्विपमेंट का और कुछ एक सोल्जर्स का हुआ है। जो जानमाल का नुकसान हुआ है यूक्रेन का, वो भरपाई करने में कोई 20 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के से डिस्ट्रक्शन हुआ है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है। और एक आपको यूक्रेन को की दाद भी देनी पड़ेगी कि उनके पास खाली एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, जो हैं वो बहुत कम हैं जो डॉग फाइट कर सकते हैं और जो सूज 27 और 34 से लड़ सकते हैं, ऐसे वाले उनके पास हैं नहीं। लेकिन उनका जो एयर डिफेंस है, जो नेटवर्क है ग्राउंड एयर डिफेंस, ये बहुत अच्छा है। और इससे रूस की जो एयरफोर्स है वो भी एक किस्म से सरप्राइज हो गई है कि वो जो सुपरमेसी चाहते थे, एयर सुपरमेसी, वो नहीं हासिल कर सके। वो एयर सुपरमेसी हासिल नहीं कर सके, वो जनता को घरों से निकाल नहीं सके। जो लड़ाकू, चाहे जो सिविलियन है जिसके हाथ में हथियार है, चाहे उसके पास 5 ही गोलियां हैं, वो 5 गोलियों को ले के बैठा हुआ है कि मैं कम से कम एक रशियन को मारूंगा तो बाद में मैं मर सकता हूं। तो जो ये इरादा लेके बैठे हुए हैं उनको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन चूंकि रूस के लिए भी ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, और दूसरा अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज, जर्मनी और दूसरे कंट्रीज कहते हैं हम तो रशिया से गैस बंद नहीं करेंगे, 5 साल लगेंगे बंद करने में, तो हम उनसे तो सप्लाई जारी। यदि गैस सप्लाई जारी है तो इसका मतलब है कि रूस की इकोनॉमी में तो जान तो आ रही है। वो इतना जल्दी तो, और इंडिया जैसे उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है उनसे रशिया से गैस इंपोर्ट करने का। तो इसलिए जो रूस की इकोनॉमी जो सोच रहे थे कि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और वो भी नहीं हुआ। और अमेरिका जो सोच रहा था कि ये नेटो को सबको तैयार कर लेंगे और सब कंट्रीज, खाली ब्रिटिश तैयार हुआ जो कुछ कर सकता है, बाकी आदमियों ने तो ठीक है हथियार दे देंगे, वो भी बेमन से दिया है। और ना उन्होंने अपनी जो पाबंदियां लगाई, वो कहते हैं पाबंदियां इतनी होनी चाहिए जो उनका वो जो सहन कर सकें, वो उनके असह्य और सहन वाली पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी यूरोप के कंट्रीज ये बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी देखिए टर्की में बात चल रही है ना, इनका जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, वो कहता है कि 1 to 1 बात होनी चाहिए, पुतिन जी के साथ बात होनी चाहिए। वो अभी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस टर्की में जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई है उसमें यदि कोई प्रोग्रेस होती है जिसमें लगता है तो मेरे को लग रहा है कि ये खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अभी समझ गए ये स्टेलमेट हो गया। आप टिंग डोंग जो चलता है उसमें दोनों का नुकसान, दोनों का छोटा फायदा, दोनों में जीत, दोनों की हार, तो उसमें क्या फायदा मिलेगा किसी को। इसलिए हो सकता है बेटर सेंस प्रिवेल्स। और बाइडेन ने जिनपिंग से बात की है, मोदी जी से बात की है, बाकी टर्की वालों से बात की है। अब जिनपिंग तो कहता है कि उसको बोला कि भाई
बाइडेन ने कि तुम इसकी मदद करो, रशिया को समझाओ, तो वो कहता है इस शेर के गले में जिसने घंटी बांधी है वो खोले ना। ये तो अमेरिका ने बांधी है ना घंटी, तो अमेरिका को ही खोलनी पड़ेगी, उसी को हार माननी पड़ेगी ना, हम नेटो में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम लिखित में देते हैं, तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, वो ये करेगा नहीं। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी कभी कोई स्थिति होगी, क्योंकि हम पहले ये मान करके चल रहे थे कि वो कहीं ताइवान को पे भी अटैक कर सकता है चाइना, ये बहुत सारी एक्सपर्ट्स हैं अपनी राय दे रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने रसिया को एहसास कराया है बाकायदा, ये बात सही है कि तबाही यूक्रेन की ज्यादा हुई है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया, उनके जो इस आर्मी के जो एरियाज थे या फिर कहें कि उनके एयरफोर्स के स्पेस थे, उन पे बहुत सारी कुछ उन्होंने नुकसान किया। ताकत रसिया के पास में थी, लेकिन युद्ध जिस तरह से इतना खींच दिया, ये मुझे लगता है कि यूक्रेन को इतना कम मान के चल रहे थे वैसा नहीं है। जबकि पोजीशन ये रही है, वो लगातार बाइडेन साहब कह रहे हैं कि या फिर नाटो कह रहा है कि हम सहयोग करेंगे। मैं जब सोल्जर होंगे, उनके पास में चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा भी, तो लड़ने के लिए आप बुलेट दे सकते हैं, आप गन दे सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर दे सकते हैं, लेकिन सोल्जर कोई नहीं भेज रहा ना। पहले ये मान के यूक्रेन ने पंगा लिया कि नाटो मेरी मदद